चलिए सो कंटिन्यू करते हैं प्रोग्रामेटिकली। आप ये मानिए आज आपका फर्स्ट लेक्चर है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ सी की हिस्ट्री पढ़ी थी। सी इतनी पॉपुलर क्यों है इसका कारण जानने की कोशिश की थी और सी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़े थे, बट कोडिंग रिलेटेड हमने कोई बात नहीं की थी। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा कोडिंग से रिलेटेड लेक्चर। तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर मैंने जहां फिनिश करा था मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं। मोहम्मद रजा कह रहे हैं अनम्यूट करने को। ओके मोहम्मद, जस्ट अ मोमेंट। जी बोलिए। मोहम्मद अनम्यूट करिए। यस सर। बोले। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आपने मतलब फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि सर पाइथन 1991 में डेवलप किया गया था और जावा 1996 में किया गया था। सर तो फिर सी प्लस प्लस के बाद लोग जावा पढ़ते हैं, पाइथन क्यों नहीं पढ़ते सर? ऐसा किसने कहा आपसे कि सी प्लस प्लस के बाद लोग जावा पढ़ते हैं पाइथन नहीं नहीं सर, पढ़ते हैं? ऐसा मतलब ये नहीं, कॉलेज के मतलब ये सिलेबस के हिसाब से बात कर रहा हूँ सर मैं। हाँ, तो कॉलेज का सिलेबस अब अपग्रेड हो रहा है ना। आप अगर बाहर चेक करें, बाहर जितने भी कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका हुआ या ऑस्ट्रेलिया हुआ, इन सब जगहों पर जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं और वहाँ जितने भी कॉलेजेस हैं वहां भी जावा पढ़ाई जाती थी पहले, बट अब पिछले 2 साल से वहाँ फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स को पाइथन से ही शुरू कर रहे हैं। अब पाइथन मार्केट में पॉपुलर हो रही है। आप लैंग्वेज की तो पॉपुलैरिटी सर कहना चाहते जावा से पहले तो पाइथन पढ़ सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी लैंग्वेज कब आई उस पर डिपेंड नहीं करती है। यस सर। कोई लैंग्वेज कब आई उस पर डिपेंड नहीं करती है। जावा स्क्रिप्ट तो इन सब के बाद आई है। जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज तो 1999 में आई है, वो भी एक लैंग्वेज है। वो भी बहुत पॉपुलर है आज मार्केट में। आप फेसबुक पे जितने भी काम करते हो, अमेजोन पे जितनी भी चीजें आप देखते हो, जितने भी प्रोडक्ट्स देखते हो, उन सब के पीछे जावा स्क्रिप्ट का कोड काम करता है ना। तो कोई भी लैंग्वेज पॉपुलर कैसे होती है? वो लैंग्वेज जिस चीज में पावरफुल है, वो चीज अगर आईटी इंडस्ट्री में यूज हो रही है तो लैंग्वेज के आप मान लो अच्छे दिन आ गए। तो पाइथन किस चीज में बहुत पावरफुल है? पाइथन बहुत पावरफुल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। पाइथन बहुत पावरफुल है मशीन लर्निंग में। और आप मानते हो पिछले 7-8-10 साल से एआई और मशीन लर्निंग खूब यूज हो रहे हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। आपके मोबाइल के अंदर फेशियल रिकॉग्निशन का सॉफ्टवेयर है, वॉइस रिकॉग्निशन के एप्स आ गई हैं। तो ये सब पाइथन के अंदर इजीली डेवलप हो पाती हैं। सर जावा और पाइथन का भी ट्रांसलेटर सर इंटरप्रेटर ही होता है? हाँ, दोनों के अंदर कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों होते हैं। दोनों में एक एक कंपाइलर और एक एक इंटरप्रेटर होता है, जबकि सी में सिर्फ कंपाइलर होता है, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। थैंक यू सर, डॉट क्लियर। ओके, वेलकम। चलिए आगे बढ़ूं। और कोई डाउट तो नहीं है किसी को रिगार्डिंग द लास्ट लेक्चर? चलिए, तो जहां लास्ट लेक्चर मैंने स्टॉप करा था वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं। और आपको याद होगा मैंने आपसे डिस्कस करा था स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग अ प्रोग्राम। ये हमारा आखिरी के 5 मिनट का डिस्कशन था। मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं ताकि लेक्चर की कंटिन्यूटी हमारी बैठे। राइट, नो प्रॉब्लम इश्नूर। अगर ये आपकी फर्स्ट क्लास भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो फर्स्ट क्लास मैंने ली थी उसमें मैंने सिर्फ सी की हिस्ट्री बताई है, उसका भी वीडियो ग्रुप में शेयर्ड है। आप टेलीग्राम ग्रुप में उस वीडियो को डाउनलोड करके देख सकते हैं आराम से। ओके, कोई इशू नहीं है। और आज कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी अगर लास्ट लेक्चर आपका मिस है तो, क्योंकि प्रोग्रामिंग में आज से स्टार्ट कर रहा हूं। लास्ट लेक्चर तो मैंने बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बताया था और सी की हिस्ट्री बताई थी। और जो लास्ट लेक्चर का सबसे जरूरी पार्ट है वो मैं अब रिवाइज भी करवा रहा हूं ताकि आज के लेक्चर को आप इजीली समझ पाए। ओके, शैल आई स्टार्ट? चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे अगर हमें कंप्यूटर यूजर से कंप्यूटर प्रोग्रामर बनना है तो हमें किन किन स्टेप से गुजरना होगा। तो आई होप आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था अगर आप कंप्यूटर यूजर से कंप्यूटर प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो आपको लेने पड़ते हैं टोटल 3 स्टेप्स। आप इस समय सिर्फ कंप्यूटर यूज करना जानते हैं, आप प्रोग्रामिंग नहीं जानते हैं। सो इफ यू वांट टू बिकम अ प्रोग्रामर, इफ यू वांट टू राइट और डेवलप एप्लीकेशंस, तो आप लेंगे टोटल 3 स्टेप्स। क्या क्या है वो 3 स्टेप? तो मैंने आपसे कहा था एज अ प्रोग्रामर आपका पहला स्टेप होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के बाद उसमें अपना प्रोग्राम डेवलप करना। आई रिपीट, मैंने आपसे कहा था एज अ प्रोग्रामर आपका पहला स्टेप होता है
किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के बाद उस लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम डेवलप करना। मैंने आपको यह भी कहा था कि जैसे हम लोग प्रोग्राम बुलाते हैं, उसी को टेक्निकल इंग्लिश में नाम दिया जाता है सोर्स कोड। तो मैं आप लोगों से कई बार ये वर्ड डिस्कस करूंगा कि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, जब भी एज अ डेवलपर हम कोई कोड लिखते हैं, वो अपने आप में कहलाता है सोर्स कोड। तो आपका एज अ प्रोग्रामर पहला स्टेप होता है राइटिंग द सोर्स कोड, जो हम लोग कौन सी लैंग्वेज में लिखने वाले हैं? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। हम लोग ये पहला स्टेप कौन सी लैंग्वेज में करेंगे? वेरी गुड, हम ये पहला स्टेप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर करने वाले हैं। तो हमारा पहला स्टेप होगा राइटिंग द सोर्स कोड। हम सी में करेंगे, कोई पाइथन में कर सकता है, कोई जावा में कर सकता है, कोई सी प्लस प्लस में कर सकता है, किसी भी लैंग्वेज में कर सकता है। फिर मैंने आप लोगों से पूछा था कि मुझे बताइए आपके कंप्यूटर का ब्रेन कौन है, आपके कंप्यूटर का दिमाग कौन है? तो जवाब था हमारे कंप्यूटर का ब्रेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, हमारे कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू होता है। तो क्या सीपीयू को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आती है? जवाब था नहीं आती है। सीपीयू को दुनिया की कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती, ना सी, ना सी प्लस प्लस, ना जावा, ना पाइथन, ना कुछ और। तो फिर सीपीयू को क्या समझ में आता है? सीपीयू को बस एक लैंग्वेज समझ में आती है, विच इज कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज, which is also called the language of zeros and ones, which is also called machine language. आप इनको तीनों में से किसी भी नाम से बुला सकते हैं। आप इसे बाइनरी लैंग्वेज बुला सकते हैं, आप इसे लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस बुला सकते हैं, आप इसे मशीन लैंग्वेज बुला सकते हैं। तो जब तक आपका प्रोग्राम जीरो और वन में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक सीपीयू को आपका प्रोग्राम समझ नहीं आएगा। और सीपीयू को समझ में आए ये क्यों जरूरी है? सीपीयू को समझ में आए ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके प्रोग्राम के हर इंस्ट्रक्शन को, आपके प्रोग्राम के हर स्टेटमेंट को, हर लाइन को जो एग्जीक्यूट करता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही होता है। आई रिपीट, आपके प्रोग्राम के एक एक इंस्ट्रक्शन को, एक एक स्टेटमेंट को, एक एक लाइन को जिसे रन करना है, वो एक्चुअल में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही होता है। तो वो कैसे आपके प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा, जब तक प्रोग्राम बाइनरी में कन्वर्ट करके उसे ना दिया जाए। इसलिए हर लैंग्वेज, मैंने आपसे कहा था, कोई ना कोई ट्रांसलेटर हमें देती है जिसकी मदद से हम सोर्स कोड को कन्वर्ट कर पाते हैं इनटू बाइनरी कोड। और सी हमें जो ट्रांसलेटर देती है इस काम के लिए, फटाफट बताइए उसका नाम क्या है? सी हमें जो ट्रांसलेटर देती है इस काम को करने के लिए, उसका नाम होता है कंपाइलर। इसलिए मैंने आपसे कहा था हमारा प्रोग्रामिंग में सेकंड स्टेप होता है कंपाइलेशन ऑफ द सोर्स कोड। कंपाइलेशन ऑफ द सोर्स कोड, ये हमारा प्रोग्रामिंग में स्टेप नंबर 2 होता है। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर सोर्स कोड को लेता है और मशीन यानी बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। क्या कंपाइलर किसी हार्डवेयर का नाम है? नहीं, कंपाइलर सॉफ्टवेयर का नाम है। कंपाइलर कहां होता है? कंपाइलर लैंग्वेजेस के अंदर होता है। क्या हर लैंग्वेज में कंपाइलर ही होता है? नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं है कि हर लैंग्वेज में कंपाइलर होगा, बट ये गारंटी है हर लैंग्वेज में कंपाइलर ना सही, कोई ना कोई ट्रांसलेटर होगा। कितनी तरह के ट्रांसलेटर्स मार्केट में हैं? मैंने आपसे कहा था 3 तरह के ट्रांसलेटर्स हैं। क्या क्या कहलाते हैं वो? एक कहलाता है कंपाइलर, एक कहलाता है इंटरप्रेटर, एक कहलाता है असेंबलर। 3 तरह के ट्रांसलेटर्स होते हैं। क्या ये तीनों ट्रांसलेटर एक ही लैंग्वेज में होते हैं? नहीं, ये ट्रांसलेटर्स अलग अलग लैंग्वेजेस में हैं। इंटरप्रेटर किसके पास है? इंटरप्रेटर पीएचपी जैसी लैंग्वेजेस के पास है। असेंबलर किसके पास है? असेंबलर असेंबली लैंग्वेज के पास है। तो पीएचपी और असेंबली लैंग्वेज ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम है। यस, पीएचपी और असेंबली लैंग्वेज भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम है, लेकिन पीएचपी और असेंबली में कंपाइलर नहीं होता। सी लैंग्वेज के अंदर कंपाइलर होता है, लेकिन कंपाइलर, इंटरप्रेटर या असेंबलर सब एक ही काम करते हैं। कौन सा काम? आपके दिए गए कोड को कन्वर्ट करते हैं इनटू द मशीन कोड, कन्वर्ट करते हैं इनटू द बाइनरी कोड। हम लोगों ने यहां कंपाइलेशन वर्ड क्यों लिखा? क्योंकि हम लोग सी पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग सी ना पढ़ रहे होते, अगर हम लोग सी की जगह पीएचपी पढ़ रहे होते, तो हम यहां पर लिख रहे होते इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोड। लेकिन सी पढ़ रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे यहां पर कंपाइलेशन ऑफ द कोड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही अहमद। जावा के पास कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों होते हैं, पाइथन के पास भी कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों होते हैं, लेकिन उसका एक खास कारण है। उसका क्या रीजन है वो आप सी पढ़ेंगे तब आपको आगे मैं बताऊंगा कि 2 ट्रांसलेटर की जरूरत लैंग्वेजेस को क्यों पड़ती है। नॉर्मली काम एक ही ट्रांसलेटर से चल जाएगा
और सी एक ही ट्रांसलेटर यूज करती है, विच इज कॉल्ड एज कंपाइलर। तो आपका सेकेंड स्टेप होता है कंपाइलेशन ऑफ द सोर्स कोड। अगर मैं आपको बोलूं कंपाइलेशन ऑफ द सोर्स कोड को दूसरे वर्ड्स में बताइए क्या लिख सकते हैं, तो आप मुझे बोलेंगे सर कंपाइलेशन ऑफ द सोर्स कोड को दूसरे वर्ड्स में लिख सकते हैं हम ट्रांसलेशन ऑफ सोर्स कोड। जल्दी जल्दी चैट विंडो में कंप्लीट करिए। टू क्या लिख दूं बताइए, टू के बाद ट्रांसलेशन ऑफ सोर्स कोड टू व्हाट, वेरी गुड, टू मशीन कोड, राइट। किसी भी सोर्स कोड का मशीन कोड में ट्रांसलेट होना, दिस इज कॉल्ड एज कंपाइलेशन। ओके, अब आता है अगला डाउट, कंपाइल होने से क्या होता है। अगला डाउट जो बहुत कॉमन डाउट होता है बिगनर्स का, कंपाइल होने से क्या होता है। गौर कीजिएगा, कंपाइल होने से आपका प्रोग्राम इंसानों के समझ में आने वाले फॉर्म से, सभी लोग ध्यान से मेरी बात सुने, आपका प्रोग्राम इंसानों के समझ में आने वाले फॉर्म से कन्वर्ट हो जाता है कंप्यूटर यानी सीपीयू के समझ में आने वाले फॉर्म में। लेकिन कंपाइल होने से प्रोग्राम का रिजल्ट नहीं आता, प्रोग्राम का कोई आउटपुट नहीं आता, हमें नहीं पता चलता हमने जो कोड लिखा है वो क्या कर रहा है, उसका क्या आउटपुट है, क्या रिस्पॉन्स है। अगर आप चाहते हैं आप अपने प्रोग्राम के रिजल्ट्स देख पाएं, अपने प्रोग्राम का आउटपुट देख पाएं, तो फिर आपको आपके प्रोग्राम को रन करना पड़ता है, और रन करने को बोलते हैं अपन एग्जीक्यूट करना। फॉर एग्जाम्पल, जब आप व्हाट्सएप पे टैप करते हैं, अगर मैं पूछूं क्या होता है जब आप व्हाट्सएप के आइकन पे टैप करते हो, तो आप मुझे बोलोगे सर मेरा व्हाट्सएप पे टैप करना व्हाट्सएप को रन करना होता है। जब तक मैं टैप नहीं करूंगा तब तक व्हाट्सएप रन नहीं होगा, जब तक वो रन नहीं होगा मुझे नहीं दिखेगा कि व्हाट्सएप क्या एक्टिविटी कर रहा है। तो जब भी किसी प्रोग्राम के हमें रिजल्ट्स देखने हैं, जब भी हमें किसी प्रोग्राम का आउटपुट देखना है, तो हमें उस प्रोग्राम को करना पड़ता है रन। रन करना प्रोग्रामिंग के स्टेप्स में थर्ड नंबर पे आता है, और आप इसे रन भी बोल सकते हैं, और अगर थोड़ा सा टेक्निकल बोले तो आप बोलेंगे आप इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहां पर भी एक बात पे गौर करना बहुत जरूरी है। सोचिए हम लोग लॉजिकली एक इनकरेक्ट बात बोलते हैं ना, सोचिए हम लोग लॉजिकली एक इनकरेक्ट बात बोलते हैं ना, कौन सी इनकरेक्ट बात। आप देखेंगे कई बार स्टूडेंट्स ये बोलते हैं मैंने प्रोग्राम लिखा, मैंने प्रोग्राम को कंपाइल करा, और मैंने प्रोग्राम को रन करा। अगर आप टेक्निकल वर्ड्स में सोचें तो प्रोग्राम का दूसरा नाम क्या होता है, जल्दी बोलिए, प्रोग्राम का दूसरा नाम क्या होता है। प्रोग्राम का दूसरा नाम होता है सोर्स कोड, है ना। आपने आज भी सुना, परसों भी सुना था, प्रोग्राम का दूसरा नाम होता है सोर्स कोड। अब मुझे बताइए, अगर प्रोग्राम का दूसरा नाम होता है सोर्स कोड, तो क्या रन हमारा सोर्स कोड होता है? नहीं, रन कभी सोर्स कोड नहीं होता। रन हमेशा मशीन कोड होता है, रन हमेशा बाइनरी कोड या मशीन कोड होता है। इसलिए टेक्निकली ये स्टेटमेंट भी गलत है कि हम प्रोग्राम रन करते हैं। आम बोलचाल में चलेगा, आपस में हमारे बीच में चलेगा ये कहना कि प्रोग्राम रन हो रहा है, लेकिन आप इंटरव्यू के लिए याद रखिएगा, इंटरव्यू में कई बार छोटी छोटी बातों पे आपको कंफ्यूज करेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो रन होता है वो प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम की एक कॉपी होती है, एंड दैट कॉपी इज कॉल्ड एज द मशीन कोड। तो हमारा थर्ड स्टेप होता है एग्जीक्यूशन ऑफ द मशीन कोड। याद रखें, कहने को हम प्रोग्राम बोल सकते हैं, लेकिन टेक्निकल वर्ड्स में बोलें तो जो रन हो रहा है वो आपका मशीन कोड रन हो रहा है। आ रही है बात समझ? वेरी गुड सत्यम, बताऊंगा मैं आपको आगे। हम एक प्रोग्राम चला लें, कंपाइल कर लें, उसकी बातें समझ लें, फिर मैं बताऊंगा। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। सत्यम ने पूछा है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या फर्क होता है। ध्यान से सुनिए, दोनों में क्या फर्क होता है, ठीक है। दोनों ही ट्रांसलेट करते हैं, मानते हैं? जल्दी बताइए, दोनों ही ट्रांसलेट करते हैं, आप मानते हैं? ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है? कंपाइलर कहता है वो आपके पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में उठाएगा, आपके पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में उठाएगा, और उठाकर उसका बना देगा मशीन कोड। मतलब अगर आपके प्रोग्राम में 10 लाइन है, तो कंपाइलर 10 की 10 लाइनों का एक ही बार में मशीन कोड बना देगा, राइट। इंटरप्रेटर कहता है वो आपके प्रोग्राम में अगर 10 लाइन है, तो सबसे पहले पहली लाइन को पिक करेगा, सबसे पहले पहली लाइन को पिक करेगा, उस लाइन का बनाएगा मशीन कोड। सिर्फ मशीन कोड नहीं बनाएगा, बल्कि उसे रन भी करेगा, बल्कि उसे रन भी करवाएगा, आउटपुट देगा। फिर अगली लाइन उठाएगा, मशीन कोड बनाएगा, आउटपुट देगा। तीसरी लाइन उठाएगा, मशीन कोड बनाएगा, आउटपुट देगा। कुछ ऐसे चलेगा। मैं आपको इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूं, मैं आपको इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूं। इमेजिन करिए
मैं आपके सामने इंग्लिश में एक पैराग्राफ रख दूं, मैं आपके सामने इंग्लिश में एक पैराग्राफ रख दूं और आपको बोलूं मुझे इस पैराग्राफ का मतलब समझाओ, आप मानते हो उस पैराग्राफ का मतलब समझाने के आपके पास दो तरीके हैं? सोचो, इंग्लिश का एक पैराग्राफ अगर आपके सामने आए और मैं आपसे बोलूं मुझे इस पैराग्राफ का मतलब समझाइए, तो आप मानते हैं इस पैराग्राफ को समझाने के किसी को आपके पास दो तरीके हैं। कैसे? पहला तरीका, आप वो पैराग्राफ पूरा पढ़ लीजिए, खुद समझ लीजिए वो पैराग्राफ क्या कह रहा है, और फिर सामने वाले बंदे को उस पैराग्राफ का मतलब समझा दीजिए। ठीक, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका, आप पैराग्राफ की एक एक लाइन पढ़ें, उसे एक एक लाइन का मतलब समझाएं, फिर अगली लाइन पढ़ें, अगली लाइन का मतलब समझाएं, फिर अगली लाइन पढ़ें, अगली लाइन का मतलब समझाएं। बताइए किसमें समय ज्यादा लगेगा, पहले तरीके में कि दूसरे तरीके में? पहले तरीके में समय ज्यादा लगेगा कि दूसरे में? दूसरे में। वो जो पहले में कम समय लगेगा, पहले में कम समय लगेगा शुभम, अगर मैं पूरा पैराग्राफ एक ही बार में पढ़ लूं और उस किताब को बंद करके रख दूं और फिर आपको डायरेक्ट समझाऊं, तो वो कम समय में हो जाएगा ना, मुझे बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा ना, मुझे सिर्फ अपने टर्म्स में आपको बात समझानी पड़ेगी। इसका मतलब कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इनमें फास्ट कौन है? इनमें फास्ट कौन है? इनमें फास्ट कंपाइलर होता है। कंपाइलर की जो स्पीड है वो फास्ट है, इंटरप्रेटर की जो स्पीड होती है वो स्लो होती है। लेकिन आउटपुट जल्दी कौन देता है? आउटपुट जल्दी कौन देता है? आउटपुट जल्दी इंटरप्रेटर देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो एक लाइन पढ़कर तुरंत उसका आउटपुट दे देता है, दूसरी लाइन पढ़कर तुरंत उसका आउटपुट दे देता है। आ रही है बात समझ में? तो कुछ लैंग्वेजेस कंपाइलर पे डिपेंड करती हैं, कुछ लैंग्वेजेस इंटरप्रेटर पे डिपेंड करती हैं। कंपाइलर फास्ट होता है, इंटरप्रेटर स्लो होता है। आई बात समझ में? आई। और मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, एक बार फिर बताइए लास्ट लेक्चर याद करके, दुनिया में 900 लैंग्वेजेस हैं, दुनिया में 900 लैंग्वेजेस हैं, 900 के आसपास। सबसे फास्टेस्ट लैंग्वेज कौन है? फास्टेस्ट लैंग्वेज कौन है, जल्दी बताइए। फास्टेस्ट लैंग्वेज हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। जावा सी से बहुत स्लो है, बहुत स्लो है मोहम्मद। जावा फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है, ये गलती दोबारा नहीं करना। जावा और पाइथन स्पीड के मामले में सी से बहुत पीछे हैं। अगर स्पीड की बात करी जाए तो सी स्पीड में सारी लैंग्वेजेस से आगे है, राइट। इसलिए आप नोटिस करिएगा, जहां स्पीड चाहिए वहां एप्लीकेशन सी में ही लिखी जाती हैं, राइट। इसलिए सारे ऑपरेटिंग सिस्टम किस में बनते हैं? मैंने कहा था ना लास्ट लेक्चर में, जावा में कोई ओएस नहीं बनता, पाइथन में कोई ओएस नहीं बनता, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सी में बनते हुए दिखेंगे। ठीक है, जितने गेम्स आप देखेंगे जो हार्डवेयर लेवल पे काम करते हैं, वो सारे गेम्स भी सी के अंदर लिखे जाते हैं। सी प्लस प्लस में गेमिंग बहुत सारी बनती हैं, सी प्लस प्लस में ऑपरेटिंग सिस्टम्स बहुत सारे बनते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड सबसे बेहतर है, सबसे बेटर है। लेकिन प्रोग्रामर्स के लिए जावा पाइथन दूसरे डोमेन में बहुत अच्छी हैं। सी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने की पावर नहीं है, पाइथन में है। जल्दी बताइए, पाइथन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सपोर्ट है, सी में नहीं है उतना अच्छा सपोर्ट। जावा में बहुत अच्छे से आप वेबसाइट्स बना सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, सी में नहीं कर सकते उतने अच्छे से आप वेब डेवलपमेंट। समझ रहे हैं? आ रही है बात समझ में? दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? ना अमेजॉन नहीं है, अलीबाबा। सुना है आपने नाम? जैक मा जिसके ओनर हैं, चाइनीज कंपनी जो है, उनकी जो वेब एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, वो जावा पे बनी है। उनकी जो वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट है, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ जावा। तो वहां सी नहीं लगती है, तो सी लगती है जहां स्पीड अपन को चाहिए होती है, राइट। आ रही है बात समझ? पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ बिल्कुल अमित, प्रोग्रामिंग की नॉलेज आपको हर जगह चाहिएगी, साइबर सिक्योरिटी में पाइथन की जरूरत पड़ेगी आपको। पाइथन पाइथन पाइथन, जितने भी हैकिंग स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं, लिख तो आप हैकिंग का कोड किसी भी लैंग्वेज में सकते हैं, लेकिन सबसे आसानी से पाइथन में लिखा जाता है। इसलिए तृप्तांश वो सबसे बड़ी है, क्योंकि उनका जो सेल होता है ना, मैं आपको बताता हूं, उनका जो सेल होता है ना अलीबाबा का, वो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के कंबाइंड सेल से ज्यादा होता है। और उनका जो एक दिन का रेवेन्यू होता है, वो इनके साल भर के रेवेन्यू से ज्यादा होता है, जब वो लोग सेल करते हैं। तो आप चेक करना इंटरनेट पे, जो उनका बिजनेस वर्थ है ना, वो इनसे ज्यादा है। जबकि अलीबाबा ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं है, सिर्फ चाइना में उतनी पॉपुलर है, राइट। बढ़े आगे, चलूं आगे, क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये है हमारे 3 स्टेप। यहां मैंने लास्ट क्लास आपकी ऑफ की थी।
अब मैं इससे आगे बढ़ता हूं, ठीक है, गौर से सुनिएगा। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, कि जो 3 स्टेप्स है, प्रोग्राम लिखना, कंपाइल करना और अल्टीमेटली रन करना, ये हम कंप्यूटर में करेंगे कैसे। तो मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं, सभी लोग सोच समझ के मुझे जवाब दीजिएगा। मेरा पहला सवाल आप लोगों से है, क्या हम लोग नोटपैड में सी का प्रोग्राम टाइप कर सकते हैं? जल्दी बताइए, क्या हम लोग नोटपैड में सी का प्रोग्राम लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं? यस, हम लोग नोटपैड में प्रोग्राम लिख सकते हैं, लेकिन आप मानते हैं हम सिर्फ प्रोग्राम लिख सकते हैं, ना तो नोटपैड में कंपाइल कर सकते हैं, ना नोटपैड के थ्रू रन कर सकते हैं। सही कह रहा हूं? जल्दी बोलिए, सही कह रहा हूं? ना तो नोटपैड में कोई कंपाइलर अवेलेबल है, ना नोटपैड से आप प्रोग्राम को रन कर पाएंगे। तो फिर सवाल उठता है, फिर ये 3 काम हम लोग करेंगे कैसे? ये तीनों कामों को करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? तो गौर करिएगा, इन तीनों कामों को करने के लिए प्रोग्रामर एक सॉफ्टवेयर यूज करता है। क्या नाम होता है सॉफ्टवेयर का? उस सॉफ्टवेयर का जनरलाइज नाम होता है आईडीई। उस सॉफ्टवेयर का जनरलाइज नाम होता है आईडीई। क्या फुल फॉर्म होता है आईडीई का? तो एवरीवन लिसन वेरी केयरफुली। आईडीई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड, आई फॉर इंटीग्रेटेड, डी फॉर डेवलपमेंट and E for environment. The term IDE stands for Integrated Development Environment. पहला डाउट आएगा आपके दिमाग में, क्योंकि आप बिगनर हैं, सर आईडीज होते क्या हैं? पहला डाउट आएगा आईडीज क्या होते हैं? तो मैं जवाब दे दूं, आईडीईज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। आई होप आपने लास्ट लेक्चर में इतना करा हो, तो आपको याद होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो किसी खास पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, राइट। तो आईडीज प्रोग्रामर्स के लिए बनते हैं। क्या बोलते हैं? आईडीई प्रोग्रामर के लिए बनता है। यस, आपके मम्मी पापा आईडी यूज नहीं करेंगे। हाँ, आपके मम्मी पापा आईडी यूज नहीं करेंगे, जबकि आपके मम्मी पापा कंप्यूटर यूज करेंगे, लैपटॉप यूज करेंगे, बट वो आईडी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रोग्रामर नहीं है, वो कंप्यूटर यूजर हैं। बट मैं और आप आईडीज यूज करेंगे। यस, हम लोग आईडीईज यूज करेंगे, क्योंकि वी आर डेवलपर्स, वी आर प्रोग्रामर्स। तो आईडी वो सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्रामर्स के लिए बनाया जाता है, बाकी दुनिया का आईडी से कोई मतलब नहीं है। ठीक, अगला वर्ड आता है आईडी के फुल फॉर्म का मतलब क्या है? क्या मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का? तो बहुत आसान है इसका फुल फॉर्म समझना। आप सिर्फ इसके फुल फॉर्म में आने वाले शब्दों को स्प्लिट करके समझिए। सबसे पहले मुझे बताएं सभी लोग, इंटीग्रेटेड का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? जल्दी बताएं, इंटीग्रेटेड शब्द का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? वेरी गुड, इंटीग्रेटेड शब्द का मतलब होता है टुगेदर, राइट, कंबाइंड, एक साथ। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है टुगेदर। जैसे हम कहते हैं ना कई बार नेशनल इंटीग्रेशन, जल्दी बोलिए, कहते हैं नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता, वहीं से ये वर्ड आया है इंटीग्रेटेड। तो इंटीग्रेटेड माने एक साथ। फिर आता है अगला वर्ड डेवलपमेंट का मतलब। तो गौर से सुनना, डेवलपमेंट का मतलब होता है प्रोग्रामिंग। डेवलपमेंट वर्ड का यहां पर मतलब लीजिए आप प्रोग्रामिंग से। और थर्ड वर्ड आता है एनवायरनमेंट। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर। इसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर। अब इन तीनों को एक साथ समझिए, अब इन तीनों को एक साथ समझो। तो आईडीई का मतलब क्या निकला? एक ऐसा सॉफ्टवेयर, राइट से शुरू कर रहा हूं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सारे टास्क को क्या कर देता है? सारे टास्क को क्या कर देता है? इंटीग्रेट कर देता है, एक साथ आपको सारी फैसिलिटी देता है। यानी इसी सॉफ्टवेयर के अंदर आप क्या कर पाते हैं? इसी सॉफ्टवेयर के अंदर आप प्रोग्राम लिख पाते हैं, इसी सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर पाते हैं, और इसी के अंदर आप अल्टीमेटली उसका कर पाते हैं एग्जीक्यूशन। आई रिपीट, आईडी को आईडी क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि आईडी एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सभी स्टेप्स को कंबाइंड कर देता है। आपने बहुत बार सुना होगा वन स्टॉप सॉल्यूशन। बहुत सारे बिजनेस वाले बोलते हैं ना अपनी शॉप को, फैशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन, किचन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो आईडी प्रोग्रामिंग का वन स्टॉप सॉल्यूशन होता है। इसके अंदर आपको सारा सपोर्ट मिलता है। आप इसमें प्रोग्राम लिख भी सकते हैं, आप इसमें प्रोग्राम कंपाइल भी कर सकते हैं, और आप इसमें प्रोग्राम को रन भी कर सकते हैं। तो फिर अलग अलग लैंग्वेजेस के अलग अलग आईडीज होते होंगे। यस, अलग अलग लैंग्वेजेस के अलग अलग आईडीज होते हैं। जावा का अपना आईडी होता है, पाइथन का अपना आईडी होता है, सी सी प्लस प्लस का अपना आईडी है,
PHP का अपना आईडी है, हर लैंग्वेज का अलग अलग मार्केट में आईडी अवेलेबल है। हम कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं? हम सी पढ़ रहे हैं। तो हम अब लिस्ट करते हैं C++ के कौन कौन से आईडीज अवेलेबल होते हैं मार्केट में। गौर करिएगा, तो मैं आपको कुछ पॉपुलर आईडीज के नाम बता रहा हूं जो सी लैंग्वेज के अंदर आपको यूज करने को मिलेंगे। सम पॉपुलर आईडीईज ऑफ सी एंड C++ लैंग्वेजेस। तो मैं C++ दोनों एक साथ क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि 90% आईडीज सी और C++ दोनों को सपोर्ट करते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? 90% आईडीज सी और C++ दोनों को सपोर्ट करते हैं। आप अगर उन्हें लेंगे तो आपको एक ही आईडी में सी का प्रोग्राम और C++ का प्रोग्राम दोनों लिखने का चांस मिलेगा। नाउ द क्वेश्चन इज, ये आईडी इनके क्या नाम है और इनकी कंपनीज के क्या क्या नाम है? तो मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूं ताकि आपकी जनरल नॉलेज थोड़ी सी बढ़े। एक तरफ मैं आईडीई का नाम लिखूंगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, और दूसरी तरफ मैं उसकी कंपनी का नाम लिखूंगा। ये आईडी कौन सी कंपनी ने बनाया? ठीक, गौर से सुनिए। सी लैंग्वेज का सबसे बेसिक और सिंपल आईडी कहलाता है टीसी। क्या फुल फॉर्म है इसका? इसका फुल फॉर्म है टर्बो सी या टर्बो C++। फाइन, ये सी लैंग्वेज का सबसे बेसिक और सिंपल आईडी है। ठीक है, हालांकि ये आईडी आज मार्केट में आउटडेटेड है। आई रिपीट, ये आईडीई आज मार्केट में आउटडेटेड है। लेकिन अगर आप सी में पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सी में आपका पहला स्टेप है, इनफैक्ट प्रोग्रामिंग में आपका पहला स्टेप है, आपने जिंदगी में कभी कोई प्रोग्रामिंग नहीं करी, तो ये भले ही कितना भी पुराना आईडी हो, बिगिनर्स के लिए शुरुआत करने के लिए ये बेस्ट आईडी है। बिगिनर्स के लिए शुरुआत करने के लिए ये बेस्ट आईडी है। जैसे आप याद करिए, अगर कोई ड्राइविंग सीखता है, अगर कोई ड्राइविंग सीखता है तो सीधे BMW से नहीं सीखेगा ना, मारुति 800 से सीखेगा, राइट? किसी पुरानी गाड़ी से सीखेगा ताकि वो उस ड्राइविंग से रिलेटेड चीजों को इजीली उस कार में देख पाए, बाद में फिर किसी हाई एंड कार को यूज कर सकता है। यस और नो? जल्दी जल्दी बोलिए, ऐसा है? तो ये टर्बो के साथ है। तो हम लोग जो शुरुआत करेंगे अपने कोर्स की, वो करेंगे टर्बो आईडी से। किसने बनाया इस आईडी को? इस आईडी को बनाने वाली कंपनी का नाम है बोरलैंड। इस आईडी का डिजाइन बोरलैंड कंपनी ने लिखा। ओके, क्या हम लोग पूरा कोर्स टर्बो पे करेंगे? नहीं, हम लोग पूरा कोर्स टर्बो पे नहीं करेंगे। हम लोग बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग पढ़ने के बाद शिफ्ट हो जाएंगे एक बहुत पॉपुलर और मॉडर्न आईडी पे। क्या नाम है उस मॉडर्न आईडी का? उस मॉडर्न आईडी का नाम है कोड ब्लॉक्स। उस मॉडर्न आईडी का नाम है कोड ब्लॉक्स। ओके, किसने बनाया इस आईडी को? इस आईडी को बहुत सारी कंपनीज ने मिलकर बनाया, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज का कंबाइंड प्रोडक्ट है, इसलिए इसे एक कंपनी का नाम ना लेकर मैं यहां पर लिख रहा हूं वेरियस। वेरियस क्यों? क्योंकि ये कम्युनिटी के द्वारा बनाया गया है, एक सिंगल कंपनी नहीं, बहुत सारी कंपनीज ने कंट्रीब्यूट करा है इस पर्टिकुलर आईडी को डिजाइन करने के लिए। ओके, फिर तीसरा आईडी कौन सा है? तीसरा आईडी जो बहुत पॉपुलर है C++ के लिए, उसका नाम है डेव C++। उस आईडी का नाम है डेव C++। ओके, इस आईडी के नाम में तो C++ आ रहा है। आई रिपीट, जो आईडी C++ सपोर्ट करता है, याद रखिएगा, वो सी लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। याद रखना, जो आईडी C++ को सपोर्ट करेगा 100% वो सी लैंग्वेज को भी सपोर्ट करेगा। तो इसका मतलब डेव सी नाम का कोई आईडी नहीं है। हाँ, डेव सी नाम का कोई आईडी नहीं है, आईडी का नाम डेव C++ है और वो दोनों लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। ओके, इसको बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? इसको बनाने वाली कंपनी का नाम थोड़ा खतरनाक है, कंपनी का नाम है ब्लडशेड। इस कंपनी ने इस आईडी को डिजाइन करा है। ओके, इसके अलावा देयर इज अनदर वेरी पॉपुलर आईडी, आजकल खूब खूब चल रहा है मार्केट में, आपने सुना होगा, उसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। शॉर्ट में बोलते हैं इसको VS कोड। शॉर्ट में इसको बोलते हैं VS कोड, राइट? किस कंपनी का प्रोडक्ट है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, राइट? क्या हम लोग ये आईडी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन अभी नहीं। अभी क्यों नहीं? क्योंकि ये आईडीज इतने एडवांस्ड हैं कि एज अ बिगिनर आपको इन आईडीज को कॉन्फ़िगर करने में ही टाइम लग जाएगा। इसलिए थोड़ा सा आप कंफर्टेबल हो जाएं, सी की बेसिक प्रोग्रामिंग सीख लें, फिर हम इन आईडीज पे शिफ्ट करेंगे। और आप एक पे काम करना सीखिए, आप सब पे काम करना सीख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा आईडी अवेलेबल है मार्केट में?
तो इसके अलावा एक और बहुत पॉपुलर आईडी है जो उन प्रोग्रामर्स या डेवलपर्स के लिए है जो मैकबुक यूज करते हैं। तो अगर आपके पास एप्पल की मैक मशीन है, एप्पल की मैकबुक है, तो आप एक्सकोड आईडी यूज कर सकते हैं। क्या एक्सकोड बाकियों के लिए अवेलेबल नहीं है? नहीं, आप एक्सकोड विंडोज पे या लिनक्स पे यूज नहीं कर पाएंगे। एक्सकोड को यूज आप मैक पे ही कर पाएंगे। और किसने बनाया? उसने बनाया जिसने मैक बनाया। किसने बनाया? एप्पल ने। सो दिस आईडी इज डेवलप्ड बाय द कंपनी, आई थिंक सभी उसका नाम जानते हैं, सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्न करने वाली कंपनी थी ये कभी, आज भी है, एंड दैट इज एप्पल। आई बात समझ में? ये सारे के सारे आईडीईज हैं जिनको आप यूज करके अपने कंप्यूटर में सीसी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। तो ये हमारे कंप्यूटर में बिल्ट इन होते हैं कि इंस्टॉल करने पड़ेंगे? ये आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। बस एक एक्स कोड है जो बिल्ट इन होता है, जो मैक के साथ आता है, बाकी विंडोज वगैरह के साथ नहीं आते हैं, आपको अलग से इन्हें करना पड़ेगा इंस्टॉल। अगला डाउट, कैसे करेंगे इंस्टॉल? कहां मिलेगा इनका सॉफ्टवेयर? तो कहां मिलेगा का जवाब है हम लोग देंगे, आपके टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करेंगे। और इंस्टॉल कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। कब सिखाऊंगा? आपको आज से 2 या 3 लेक्चर बाद। तो 2-3 लेक्चर में हम क्या करेंगे? 2-3 लेक्चर में हम पहले व्हाइट बोर्ड पे सी के एक एक प्रोग्राम का स्टेप समझेंगे, प्रोग्राम के एक एक लाइन को समझेंगे। उसमें हमें 2 से 3 दिन लग जाएंगे। 2 से 3 दिन बाद जब पहला प्रोग्राम मैं आपको कंप्लीट समझा दूंगा और आप कहेंगे हाँ सर सब समझ में आ गया, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा और फिर हम प्रैक्टिकली इस पर्टिकुलर काम को आईडी पे करके देखेंगे। वंशज मैं आपको 2-3 सिखा दूंगा, बाकियों पे आप आराम से काम कर लोगे। मैं आपको कोड ब्लॉक्स बता दूंगा, वीएस कोड बता दूंगा, डेव सी प्लस प्लस भी बता दूंगा। ठीक है, राइट। और टर्बो से तो हम शुरू कर ही रहे हैं, राइट। समझ आ रहा है? चले आगे, क्लियर हो गया? चलिए, ठीक है, ठीक। तो ये था हमारा आईडी को लेकर इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग शुरू करने। राइट नाउ वी आर अबाउट टू राइट आवर वेरी फर्स्ट प्रोग्राम। तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि हमने हमारे कंप्यूटर में टर्बो आईडी इंस्टॉल कर ली है। एवरीवन लिसन वेरी केयरफुली। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं हमने हमारे कंप्यूटर पे टर्बो आईडी इंस्टॉल कर ली है। मैं ये भी मान रहा हूं हमने आईडी ओपन कर ली है और हम इस आईडी में हमारा पहला सी का प्रोग्राम लिख रहे हैं। समझ आ रहा है मैं क्या एजम्पशन लेकर चल रहा हूं? मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको कोड लिख के दे रहा हूं, बट हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमने आईडी इंस्टॉल कर ली है और हम इस आईडी के अंदर हमारा पहला सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिख रहे हैं। ओके, तो अब हमारा अगला टाइटल है द फर्स्ट सी लैंग्वेज प्रोग्राम। ठीक है, ये हम लोग लिख रहे हैं। पहले हम इसको समझेंगे व्हाइट बोर्ड पे और फिर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल कराऊंगा। कितने दिन बाद? आज से 2 से 3 लेक्चर बाद। डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी इस प्रोग्राम को समझते हैं। जितनी जल्दी आपके समझ में आएगा उतनी जल्दी हम कोडिंग पे जाएंगे। बट मेरी रिक्वेस्ट है जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। पहली लैंग्वेज है, पहला प्रोग्राम है, पेशेंटली एक एक स्टेप को समझना। राइट, स्टार्ट करें, शुरू करें। चलिए, तो लेट्स इमेजिन ये आपने आईडी विंडो ओपन कर ली है। कुछ ऐसी विंडो आपको दिखेगी। क्या कलर होगा इस विंडो का? हर आईडी में विंडो का कलर अलग अलग होता है। टर्बो में आपको ये कलर ब्लू मिलेगा। टर्बो में आपको ये ब्लू कलर की विंडो मिलेगी। ओके, और इस ब्लू कलर की विंडो में आप देखेंगे ऊपर की तरफ बिल्कुल नोटपैड की तरह एक मेन्यू बार होगा। और इस मेन्यू बार में क्या लिखा होगा? उस मेन्यू बार में आपको दिखेगा फाइल, उसमें दिखेगा आपको एडिट, जो नॉर्मल मेन्यूज है वो दिखेंगे, और 2 बड़े स्पेशल मेन्यूज दिखेंगे। 2 बड़े स्पेशल कौन से मेन्यूज दिखेंगे? एक दिखेगा कंपाइल और एक दिखेगा रन के नाम से। एक दिखेगा आपको कंपाइल के नाम से और एक दिखेगा आपको रन के नाम से। आ रही है बात समझ? अब आप बताइए क्या कंपाइल और रन मेन्यू नोटपैड में मिलते हैं? क्या कंपाइल और रन मेन्यू नोटपैड में मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर इन मेन्यूज का आना ये बताता है कि ये सॉफ्टवेयर अपने आप में एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। और मैं फिर याद दिला दूं हम कौन सा आईडी यूज कर रहे हैं। मैं बार बार याद दिला रहा हूं हम लोग टीसी यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपको लग रहा है सर अगर आईडी बदलेगा तो थोड़ा सा डायग्राम चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जब आप कोड ब्लॉक्स पे जाएंगे
तो एक कंपाइल हट जाएगा, कंपाइल की जगह बिल्ड आ जाता है। कोड ब्लॉक्स के अंदर हम लोग बिल्ड बोलते हैं कंपाइल करने को, राइट, लेकिन टर्बो के अंदर कंपाइल करने को कंपाइल बोलते हैं। इसलिए अभी के लिए टर्बो पे फोकस करते हैं, फिर हम दूसरे आईडी पे शिफ्ट होंगे। ठीक है, अब ये जो अंदर एरिया दिख रहा है, जो इस समय आपको व्हाइट कलर में दिख रहा है, ये टर्बो में आपको ब्लू कलर में दिखेगा। ओके, इस एरिया को क्या बोलते हैं? जो ये ब्लू कलर का एरिया हम लोगों को दिखेगा, ये जो आपको ब्लू कलर का एरिया दिखेगा, ध्यान दीजिएगा, इस एरिया को बोला जाता है कोड विंडो। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कोड विंडो। क्यों बोला जाता है इसको कोड विंडो? क्योंकि इस विंडो में आप सोर्स कोड लिखेंगे, इस विंडो में आप अपना सोर्स कोड लिखेंगे। और याद करिए, प्रोग्राम को ही सोर्स कोड बोलते हैं ना, जल्दी बोलिए, प्रोग्राम को ही सोर्स कोड बोलते हैं ना। सो दिस विंडो इज कॉल्ड एज सोर्स कोड। तो मैं ये मान रहा हूं हमने अपना आईडी लॉन्च कर लिया है, हमने अपना आईडी ओपन कर लिया है, और इस आईडी में हम हमारा पहला प्रोग्राम लिख रहे हैं। सो नाउ आई एम राइटिंग द कोड, राइट। तो हमारा पहला स्टेटमेंट होगा, इरफानुल्लाह को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या डाउट हो रहा है इरफानुल्लाह, बताएं। आप थे लास्ट क्लास में? जल्दी जल्दी बोलें, अनम्यूट करूं आपको? अनम्यूट कीजिए इरफानुल्लाह फटाफट। हेलो बोलिए। सर, एक्चुअली मैं आज ही स्टार्ट किया हूँ, ज्वाइन किया हूँ क्लास सर। कब से ज्वाइन किया है आपने? शुरू से? आज का लेक्चर? जी सर, वो अभी नहीं, अभी 5 मिनट पहले है। एक्चुअली हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल से किए हैं सर। तो फिर कैसे समझ में आएगा? क्लास को शुरू हुए 40 मिनट हो गए हैं बेटा, बीच में ज्वाइन 40 करोगे तो कैसे समझ में आएगा? और आज दूसरा लेक्चर है, तो आप बैकअप लो पहले, है ना। आप टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आए हो, कैसे आए हो? नहीं सर, परमजीत सर से बात हुई थी, सर बोले थे हाँ, कि टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिए, लेकिन मैं अभी ऐड नहीं हुआ हूँ सर। कोई बात नहीं। तो आज का वीडियो और जो पिछला वीडियो है, दोनों जी सर। टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट हो जाएंगे, आप वो दोनों देखना, फिर अगले लेक्चर में मेरे से डाउट क्लियर करना, तो सब समझ में आएगा, जी सर। है ना। बीच में से सर ज्वाइन करेंगे तो दिक्कत होगी। जी सर, अभी ऐड हुए नहीं है सर, ऐड मतलब जिसके थ्रू कोई बात नहीं, करवा। कोई बात नहीं। आपके पास परेन सर का नंबर है ना? हाँ, परमजीत सर का। हाँ, उनका नंबर है। जी सर। हाँ, तो आप उनको कॉल करके बोलना सचिन सर ने बोला है मुझे दोनों वीडियोस का बैकअप दे दीजिए, वो दे देंगे आपको दोनों लेक्चर्स का बैकअप। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ओके। ठीक है सर, ओके। हाँ जी, शुरू करें अपन। बाकी लोगों को तो कोई डाउट नहीं है? Why we are not using any latest ID? तृप्तांश, मैंने बताया, मैंने कहा एज अ बिगनर आप शुरू करिए टर्बो से, फिर हम शिफ्ट करेंगे लेटेस्ट आईडी पे, क्योंकि लेटेस्ट आईडी इतने सारे फीचर्स देगा आपको कि एज अ बिगनर आप उसको देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो पहले हम प्रोग्रामिंग के बेसिक्स पढ़ लें, फिर हम नए आईडी पे शिफ्ट करेंगे। ओके, डाउट सॉल्व। चलिए शुरू करते हैं अब। सो लेट्स बिगिन द वेरी फर्स्ट कोड। इट स्टक्स टू मच। तृप्तांश, वो आपके ग्राफिक्स कार्ड के कारण होता है, आपने सही वर्जन डाउनलोड नहीं करा होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, विंडोज 10 होगा आपके पास। क्यों, सही कह रहा हूं? विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, है ना। और विंडोज 10 के साथ दिक्कत है, सही वर्जन टर्बो का लीजिए, विंडोज 10 में दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो मेरी फर्स्ट लाइन होगी प्रोग्राम की, हैश इंक्लूड stdio.h। सेकेंड लाइन है प्रोग्राम की, अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, समझा नहीं रहा हूं। सेकेंड लाइन है प्रोग्राम की, हैश इंक्लूड conio.h। थर्ड लाइन है मेरे प्रोग्राम की, void main। फोर्थ लाइन में मैंने लिखा है clr scr, और लास्ट है हेलो यूजर। सबसे पहले बताइए, प्रोग्राम नजर सबको आ रहा है? एवरीवन इज एबल टू क्लियरली सी द कोड? ठीक है, ठीक। अब मैं आपको इस कोड के बारे में शुरुआती 2-3 बातें बता दूं, फिर मैं इस पूरे प्रोग्राम को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात जो आपको इस कोड में समझनी है वो ये
कि सी लैंग्वेज के बारे में याद रखिएगा, सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। क्या मतलब होता है केस सेंसिटिव का? केस सेंसिटिव का मतलब है जब आप सी में प्रोग्राम लिखते हैं तो आपको स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स का खास ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल वैसे जैसे आप जब जीमेल में लॉगिन करते हैं तो आपका पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है। जल्दी बताइए, जब आप जीमेल में, फेसबुक में लॉगिन करते हैं तो जो आप पासवर्ड देते हैं वो केस सेंसिटिव है। वेरी गुड। वैसे ही सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो यहां कैपिटल और स्मॉल का डिफरेंस मायने रखता है। अगर आपने कैपिटल की जगह स्मॉल और स्मॉल की जगह कैपिटल रख दिया तो कंपाइलर दे देता है एरर। अभी चिंता मत करिएगा सर हमें कैसे पता चलेगा क्या कैपिटल लिखना और क्या स्मॉल, वो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे आपके समझ में आएगा। जैसे इस समय जो आपको प्रोग्राम दिख रहा है, इस समय जो आपके स्क्रीन पे प्रोग्राम आ रहा है, उसमें सिर्फ 2 लेटर आपको कैपिटल दिखेंगे, सिर्फ 2 लेटर कैपिटल दिखेंगे। कौन कौन से 2 लेटर? हेलो का एच और यूजर का यू। बाकी सब कुछ स्मॉल लेटर्स में लिखा गया है, बाकी सब कुछ स्मॉल लेटर में लिखा गया है। तो क्या ये सब स्मॉल में लिखना जरूरी है? हां जी, बिल्कुल जरूरी है। इसमें से एक भी आपने कैपिटल कर दिया तो कंपाइलर दे देता है एरर। सो डू रिमेंबर, सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें कुछ चीजें बहुत स्ट्रिक्ट है तो वो चीजें स्मॉल में ही होंगी, कुछ चीजें कैपिटल है तो कैपिटल में ही होंगी। ठीक है, अब मैं आपको इस प्रोग्राम की एक एक लाइन को समझाना स्टार्ट कर रहा हूं। स्टार्ट करें, शुरू करें। ठीक है, अब इससे पहले कि मैं आपको इस प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन समझाऊं, इससे पहले कि मैं आपको इस प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन समझाऊं, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, मुझे उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। राइट, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे पास मेरे कंप्यूटर में देयर इज समथिंग कॉल्ड abc.txt, मेरे पास कंप्यूटर में देयर इज समथिंग कॉल्ड pqr.bmp एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड xyz.mp3। सपोज कीजिए मैंने आपसे कहा मेरे कंप्यूटर में ये कुछ चीजें हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये मैंने आपके सामने किन चीजों के नाम लिखे? जल्दी बोलिए। शाबाश। अगर आप थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर से फैमिलियरिटी रखते हैं तो आप जानते होंगे ये मैंने आपके सामने फाइल्स के नाम लिखे हैं। लिखे हैं ना फाइल के नाम? गुड। इसमें भी आप मुझे बता सकते हैं पिन पॉइंट करके, इसमें भी आप मुझे पिन पॉइंट करके बता सकते हैं कि ये जो डॉट के पहले आ रहा है ये कंप्यूटर साइंस में कहलाता है फाइल का नाम, और ये जो डॉट के बाद आ रहा है ये कंप्यूटर साइंस में कहलाता है फाइल का एक्सटेंशन। आई होप सभी लोग इस बात को जानते होंगे। जो डॉट के पहले आ रहा है वो फाइल का नाम है, जो डॉट के बाद आ रहा है वो कंप्यूटर साइंस में फाइल का एक्सटेंशन है। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं बताइए फाइल का एक्सटेंशन कंप्यूटर्स में क्या रोल प्ले करता है? बताइए फाइल का एक्सटेंशन कंप्यूटर्स में क्या रोल प्ले करता है? तो आप मुझे बोल सकते हैं सर ऑलमोस्ट वही रोल प्ले करता है जो असल जिंदगी में किसी के सरनेम का होता है। जैसे किसी के सरनेम को देखकर हम उसकी नेशनैलिटी, उसके रिलीजन का अंदाजा लगा सकते हैं। किसी के सरनेम को देखकर हम उसकी नेशनैलिटी, उसके रिलीजन का अंदाजा लगा सकते हैं। यस, बिल्कुल ऐसे याद रखिए। कंप्यूटर्स में फाइल का एक्सटेंशन देखकर हम ये आराम से बता सकते हैं ये फाइल किस तरीके की फाइल है, किस नेचर की फाइल है। उदाहरण के तौर पे आई थिंक एवरीवन नोज अगर फाइल का एक्सटेंशन txt है तो ये अपने आप में टेक्स्ट फाइल है। अगर फाइल का एक्सटेंशन txt है तो ये अपने आप में टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर टेक्स्ट या अल्फाबेट्स लिखे जाएंगे। अगर फाइल का एक्सटेंशन bmp है तो आई थिंक फुल फॉर्म शायद आपको पता हो, bmp का फुल फॉर्म होता है बिट मैप पिक्चर। bmp का फुल फॉर्म होता है बिट मैप पिक्चर, और ये कैसी फाइल होती है? ये इमेज फाइल्स होती हैं। तो जो आपके कंप्यूटर में इमेजेस होती हैं उनका एक्सटेंशन bmp हो सकता है। और mp3 मुझे लगता है ये बताने की तो जरूरत ही नहीं है, सभी जानते हैं mp3 मीडिया फाइल होती है। कैसी मीडिया फाइल? सॉन्ग फाइल होती है। यानी आपके कंप्यूटर में जब आप गाने सेव करते हैं तो उनका एक्सटेंशन जो पड़ता है दैट इज mp3। इतना समझ आया? जल्दी बोलिए, ये बात समझ आई जो मैंने बताई आपको? बिल्कुल ऐसे याद रखिएगा, जब आप C++ में प्रोग्रामिंग करते हैं तब आपको कई फाइलें ऐसी मिलती हैं
कई फाइलें ऐसी मिलती हैं जिनका एक्सटेंशन .h होता है, और C++ में अगर किसी फाइल का एक्सटेंशन .h होता है तो सभी स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ऐसी फाइलें C++ में कहलाती हैं हेडर फाइल। कोई भी फाइल C और C++ लैंग्वेज में अगर .h एक्सटेंशन से आपको दिखे तो ऐसी फाइलें कहलाती हैं हेडर फाइल। तो अगर आप मेरे प्रोग्राम की शुरुआत की 2 लाइनों पे गौर करें तो क्या दोनों में .h लगा हुआ है? क्या दोनों में .h लगा हुआ है? शुरुआत की 2 लाइनें, लेफ्ट वाला पार्ट छोड़ दीजिएगा, अभी हैश इंक्लूड पे मत जाना, आप सिर्फ एंगुलर ब्रैकेट के अंदर देखो, .h लगा हुआ दिख रहा है? दिख रहा है। stdio.h, conio.h। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है तो आप मुझे बोलेंगे सर ये दोनों हमारे प्रोग्राम में वाली हेडर फाइल्स हैं। ठीक है, पेशेंस रखिए, मैं सब बताऊंगा आपको किसका क्या फुल फॉर्म है, किसका क्या पर्पस है, आराम से धीरे धीरे चलिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऊपर आपको 2 फाइल्स दिख रही हैं, stdio.h और conio.h, दे आर बेटर नोन एज हेडर फाइल। अब एज अ बिगनर आप मेरे से एक डाउट पूछ सकते हैं कि सर ये तो आपने हमें ऑप्शंस बता दिए, ये तो आपने हमें पहचान बता दी कि किसी फाइल का एक्सटेंशन अगर .h हो तो उसे मान लिया जाता है हेडर फाइल। अब ये बताइए हेडर फाइल्स होती क्या है, हेडर फाइल्स का फायदा क्या है, हम हेडर फाइल्स प्रोग्रामिंग में यूज क्यों करते हैं? तो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं हेडर फाइल्स का पर्पस क्या है, हेडर फाइल्स का फायदा क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, हेडर फाइल का बेनिफिट क्या है। याद रखिएगा, जब आप सी में कोई भी प्रोग्राम बनाने बैठते हैं, जब आप कोई भी प्रोग्राम बनाने की शुरुआत करते हैं तो हर प्रोग्राम को बनाने के सी में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं? जल्दी टाइप करिए चैट विंडो में, क्या बोला मैंने? हर प्रोग्राम को बनाने के सी में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। 2 तरीकों से आप प्रोग्राम बना सकते हैं। आपका डाउट होगा सर कौन से 2 तरीके? देखिए सुनिए, इमेजिन करिए मैं आपसे कहता हूं कि आप सी लैंग्वेज में मुझे किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का प्रोग्राम बनाकर दें। सी लैंग्वेज में मुझे एक प्रोग्राम बनाकर दें जो किसी भी नंबर का कैलकुलेट करके हमें दे दे स्क्वायर रूट। गौर से सुनिएगा, आप स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप मानते हैं कुछ स्टेप्स होंगे? जल्दी बोलिए, आपको अभी कुछ नहीं पता, आपको प्रोग्रामिंग में एबीसीडी भी नहीं पता, बट इतना तो पता है स्क्वायर रूट निकालने के कुछ स्टेप्स होंगे, कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ते होंगे स्क्वायर रूट निकालने के लिए, करते होंगे। तो एक तरीका स्क्वायर रूट को निकालने का यह है कि स्क्वायर रूट से रिलेटेड सारे स्टेप्स कौन लिखें? हम लोग लिखें। हम अपना लॉजिक बनाएं स्क्वायर रूट निकालने का, जो रफली 10 से 12 लाइनों का लॉजिक होगा, जो रफली 10 से 12 लाइनों का लॉजिक होगा। दूसरा तरीका, अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो सी लैंग्वेज आपको सजेस्ट करती है कि आप अपना खुद का लॉजिक मत लगाइए, आप अपना खुद का लॉजिक मत लगाइए स्क्वायर रूट निकालने का, आप मेरे थ्रू स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लीजिए। सी लैंग्वेज कहती है आप मेरे थ्रू स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लीजिए। अब डाउट आएगा, मेरे थ्रू स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लीजिए मतलब क्या? तो याद रखिएगा, सी लैंग्वेज जिस कंपनी ने आपके लिए डिजाइन करी है, मतलब जिस कंपनी ने आपके लिए ये आईडीई बनाया है, बताइए जरा कौन सी कंपनी ने आपके लिए आईडी बनाया है? जल्दी जल्दी बताइए कौन सी कंपनी ने आईडी बनाया? बोरलैंड ने बनाया है। अगर आज का लेक्चर आप गौर से सुन रहे हैं तो हमारे आईडी बनाने वाली कंपनी का नाम है बोरलैंड कंपनी। तो ये जो बोरलैंड कंपनी है, जब ये आपको आईडी प्रोवाइड करती है, ध्यान देना, जब ये आपको आईडी प्रोवाइड करती है तो ये आपको उस आईडी के साथ अपनी तरफ से ढेर सारे बने बनाए प्रोग्राम्स भी देती है। ये कंपनी आपको आईडीई के साथ ढेर सारे बने बनाए प्रोग्राम्स भी देती है। कौन बनाता है ये प्रोग्राम्स? ये वो कंपनी बना रही है जिसका आप आईडी यूज कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम्स क्या कहलाते हैं? प्लीज ध्यान से सुनना, ये प्रोग्राम्स क्या कहलाते हैं? ये प्रोग्राम सी लैंग्वेज की दुनिया में कहलाते हैं फंक्शंस। ये प्रोग्राम सी लैंग्वेज की दुनिया में कहलाते हैं फंक्शंस। और ये फंक्शंस जहां रहते हैं, इनका जो घर है, इनका जो रेजिडेंस है, दोस फाइल्स आर बेसिकली कॉल्ड एज हेडर फाइल। मैं पूरी कहानी वापस रिपीट कर रहा हूं, सभी लोग गौर से मेरी बात सुनेंगे। जब आप अपने कंप्यूटर में सी लैंग्वेज का आईडीई इंस्टॉल करते हैं, कौन सा आईडी? कोई भी आईडी। अगर आप आज का लेक्चर गौर से सुन रहे हैं तो चाहे वो टर्बो आईडी हो,
चाहे वो कोड ब्लॉक्स आईडी हो, चाहे वो डेव C++ हो, कोई भी आईडी आप अपने कंप्यूटर में डालिए। जब ये आईडी आपके कंप्यूटर में आता है तो ये अपने साथ ढेर सारी फाइलें लेकर आता है। इन ढेर सारी फाइलों को क्या बोलते हैं? इन ढेर सारी फाइलों को बोलते हैं हेडर फाइल्स। इन ढेर सारी फाइलों को बोलते हैं हेडर फाइल। क्या होता है इन हेडर फाइल्स के अंदर? इन हेडर फाइल्स के अंदर प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स होते हैं। क्या वर्ड बोला मैंने? प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड का क्या मतलब होता है? प्री डिफाइंड का मतलब होता है जो पहले से बने हैं। किसने बनाया? हमने बनाया? नहीं, हमने नहीं बनाया, उस कंपनी ने बनाया जिसका हम लोग यूज कर रहे हैं आईडीई। और ये प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स को हम लोग प्रोग्राम नहीं बोलते, हम इन्हें क्या बोलते हैं सी लैंग्वेज की इंग्लिश में? हम इन्हें सी लैंग्वेज की इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन। हम इन्हें सी लैंग्वेज की अंग्रेजी में बोलते हैं फंक्शन। और ये फंक्शन जहां रहते हैं, इनका जो घर है, इनका जो रेजिडेंस है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ हेडर फाइल। तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज अ हेडर फाइल, मुझे एक्सप्लेन करके बताओ व्हाट इज अ हेडर फाइल, तो बहुत सिंपल डेफिनेशन आप देंगे। आप बोलेंगे इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स एंड दोस प्रोग्राम्स आर कॉल्ड एज फंक्शन। नोट्स लिखने की चिंता बिल्कुल मत करिएगा, नोट्स सारे मैं आपको लिख के दूंगा, क्लासरूम में अभी टाइप करूंगा मैं, आज नहीं तो कल, आप बस सुनते चलो। तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज अ हेडर फाइल, तो आपका जवाब होगा हेडर फाइल्स आर अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम्स क्या कहलाते हैं? ये प्रोग्राम्स अपने आप में कहलाते हैं फंक्शंस। तो अगर मैं वापस अपने सवाल पे लौटूं कि हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालने का एक तरीका है हम उससे रिलेटेड सारे स्टेप्स खुद लिखें। आप मानते हैं इसमें समय लगेगा? जल्दी बोलिए। अगर स्क्वायर रूट निकालने का प्रोग्राम सारा का सारा हम बनाएं तो इसमें समय लग जाएगा, राइट? सी लैंग्वेज कहती है मेरे पास स्क्वायर रूट निकालने का एक और तरीका है। मेरे पास स्क्वायर रूट निकालने का एक और तरीका है। क्या तरीका है? आप सी लैंग्वेज का एक फंक्शन यूज कर सकते हैं जिसका नाम व्हाइट बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। क्या नाम है उस फंक्शन का? उसका नाम है SQRT। क्या करता होगा ये फंक्शन? फंक्शन आपके लिए स्क्वायर रूट कैलकुलेट करता है। लेकिन सी कहती है अगर तुम्हें इस SQRT को यूज करना है तो बताइए फंक्शंस कहां रहते हैं? जल्दी बताइए फंक्शंस कहां रहते हैं? अभी के लेक्चर में आपने सुना फंक्शन रहते हैं हेडर फाइल्स में। तो अगर आपको SQRT यूज करना है तो आपको इसकी हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में जोड़नी पड़ेगी, अपने प्रोग्राम में ऐड करनी पड़ेगी। और वो हेडर फाइल जो आप स्क्वायर रूट के लिए अपने प्रोग्राम में जोड़ेंगे, उस हेडर फाइल का सी लैंग्वेज ने नाम रखा है math.h। उस हेडर फाइल का सी लैंग्वेज ने नाम रखा है math.h। तो क्या math.h में बस स्क्वायर रूट का सपोर्ट है? नहीं, math.h में स्क्वायर रूट के अलावा कई सारा सपोर्ट है। जैसे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री जानते होंगे, ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टेन सुना है आपने? ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टेन सुना है? इसका सपोर्ट है। लॉगरिथम का सपोर्ट है, लॉग सुना है आपने? मैथ्स में लॉगरिथम्स निकालना, ये सारा सपोर्ट आपको मिलता है फ्रॉम द हेडर फाइल जिसका नाम है math.h। इसका मतलब बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले, बहुत ही सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको समझाऊं, तो हेडर फाइल्स या फंक्शन को यूज करना बिल्कुल वैसा है जैसे आप टू व्हीलर को स्टार्ट करते हैं। अब मुझे बताइए जितने लोग टू व्हीलर चला चुके हैं, जो टू व्हीलर के बारे में जानते हैं, आप मानते हैं हर टू व्हीलर को स्टार्ट करने के दो तरीके होते हैं? बताइए, हर टू व्हीलर को स्टार्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका है आप उसको किक लगा के स्टार्ट करें, एक तरीका है आप उस पर किक मारें, दूसरा तरीका उसमें सेल्फ स्टार्ट का बटन होता है, उस सेल्फ स्टार्ट के बटन को प्रेस कर दीजिए तो टू व्हीलर स्टार्ट हो जाता है। बस तो सोचिए प्रोग्रामिंग भी ऐसी है। जो किक मारने वाला काम है वो ऐसा है कि सारे स्टेप्स आप खुद कर रहे हैं। जो किक मारने वाला काम है वो ऐसा है कि सारे स्टेप्स आप खुद कर रहे हैं। और गेस करिए जो सेल्फ स्टार्ट का बटन है वो क्या है? जो सेल्फ स्टार्ट का बटन है वो अपने आप में एक तरीके का फंक्शन हो गया। जो सेल्फ स्टार्ट का बटन है वो एक तरीके का फंक्शन हो गया कि आपने उसको प्रेस करा और आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई। आई बात समझ में? पॉइंट क्लियर हुआ? अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं आपको फंक्शंस के बारे में। इमेजिन करिए मैं आपसे कहता हूं, अगर आवाज आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या मेरी? आवाज क्लियर नहीं आ रही है? क्लियर है? तो जिन लोगों को क्लियर नहीं आ रही है आप लॉग आउट करके वापस लॉग इन करिए। जिन लोगों को क्लियर आ रही है, नहीं आ रही है, आप लॉग आउट करके लॉग इन करिए वापस। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं।
रिगार्डिंग फंक्शंस। इमेजिन करिए मैं आपको सी लैंग्वेज में बोलता हूं मुझे एक सर्कल ड्रॉ करके दीजिए। इरफानुल्लाह आपका वीडियो बंद करिए बेटा प्लीज, आपका वीडियो बंद कर लीजिए, आपका वीडियो ऑन है, बंद कर लीजिए, थैंक यू। चलिए आप सुनिए ध्यान से। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं मुझे सी में एक प्रोग्राम बनाना है जिसको बनाने पर स्क्रीन पे एक सर्कल ड्रॉ होकर आ जाए। क्या ड्रॉ करना है अपन को, जल्दी बताइए। क्या ड्रॉ करने को कह रहा हूं मैं आपको कह रहा हूं एक सर्कल ड्रॉ करके दिखाओ। एक सी में प्रोग्राम बनाओ जो स्क्रीन पे सर्कल ड्रॉ करे। राइट, सर्कल ड्रॉ करने के भी सी में आपके पास दो स्टेप्स होंगे। क्या होगा, एक तरीका होगा आप सर्कल ड्रॉ करने के सारे स्टेप्स खुद लिखें, एज अ प्रोग्रामर पूरे स्टेप्स लिखें और सर्कल के लिए एक एक पॉइंट को प्लॉट करें। जैसे आपने स्कूल के दिनों में ग्राफ पेपर को प्लॉट करा है, स्कूल के दिनों में ग्राफ पेपर की प्लॉटिंग करी है, ऐसे आपको सर्कल प्लॉट करना पड़ता है अगर आप खुद सर्कल ड्रॉ करते हैं। दूसरा, अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना है तो सी कहती है ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या करा जाए, आप सी का एक फंक्शन कॉल कर लें। क्या नाम है उस फंक्शन का, फंक्शन का नाम है सर्कल। कहां अवेलेबल है ये फंक्शन, ये फंक्शन आपको मिलेगा सी की एक और हेडर फाइल में। क्या नाम है उस हेडर फाइल का, उस हेडर फाइल का सी लैंग्वेज में नाम रखा गया है graphics.h। उस हेडर फाइल का सी लैंग्वेज में नाम रखा गया है graphics.h। तो क्या इसके अंदर सिर्फ सर्कल का सपोर्ट है, नहीं, सर्कल के अलावा आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल के अलावा आप पॉलीगन्स ड्रॉ कर सकते हैं, इसके अलावा आप बार ड्रॉ कर सकते हैं, आर्क ड्रॉ कर सकते हैं, ARC आर्क। ऐसे कई तरह के फिगर्स हैं जो आप इसके थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं। तो गेस करिए क्या इन फंक्शन को यूज करने से प्रोग्रामिंग सिंपल नहीं हो जाएगी, जल्दी बोलिए, क्या इन फंक्शंस को यूज करने से प्रोग्रामिंग सिंपल नहीं हो जाएगी। बस यही सपोर्ट आपको मिलता है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। यानी फंक्शन आपकी जिंदगी आसान बनाते हैं, आपकी प्रोग्रामिंग को सिंप्लीफाई करते हैं, आपको वो चीजें खुद नहीं करनी पड़ती जिनका सपोर्ट ऑलरेडी आपको मिलता है उन फंक्शंस के अंदर। लेकिन हर फंक्शन को यूज करने की एक ही शर्त है, हर फंक्शन को यूज करने की एक ही शर्त है, क्या है, आपको उस फंक्शन की प्रोग्राम में जोड़नी पड़ेगी, अटैच करनी पड़ेगी हेडर फाइल। आया समझ, जल्दी बताइए, पॉइंट क्लियर हुआ। राइट, अब अगले लेक्चर में मैं आपके डाउट्स दूर करूंगा जो भी आज की थ्योरी में आपको हुए। अगर आपको कोई डाउट नहीं होगा तब मैं आपको समझाऊंगा stdio.h और conio.h का मतलब क्या है। अभी मैंने आपको इन दोनों हेडर फाइल का मतलब नहीं बताया है, अभी मैंने आपको सिर्फ इन जनरल बताया है हेडर फाइल्स क्या होती हैं और उनका क्या बेनिफिट है। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे stdio.h और conio.h का क्या फुल फॉर्म है, क्या फायदा है, क्यों उन्हें यूज करते हैं। जेपीजी का फुल फॉर्म तृप्तांश होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, राइट, परसों सेम टाइम, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स आप लेना चाहें तो ले लें, बाकी सारे स्क्रीनशॉट्स आपके ग्रुप में पोस्ट हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज पेज नंबर 1, दिस इज पेज नंबर 2, दिस इज पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं शुभम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है शुभम, कंप्यूटर ऑन ऑफ कर लेते हैं, कंप्यूटर यूज कर लेते हैं, अगर कर लेते हैं तो आप आराम से सी पढ़ सकते हैं। सी लैंग्वेज सीखने के बाद प्रैक्टिस कैसे करेंगे अश्विनी, बताऊंगा मैं आपको, सबका जवाब धीरे धीरे मैं दूंगा, पहले हम पहला प्रोग्राम तो बना लें। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।